हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सुनील कुमार में। तो हम मध्यकालीन इतिहास में शाहजहां पढ़ रहे हैं और शाहजहां के ऊपर पहले वीडियो में हमने बात की थी शाहजहां का प्रारंभिक जीवन, फिर उसके शासनकाल में जो कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे उसके विषय में। तो आज हम बात करने वाले हैं शाहजहां का दक्कन अभियान, फिर उसके बाद दक्कन अभियान में भी अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के साथ शाहजहां के संबंध। फिर उसके बाद हम बात करेंगे शाहजहां का बल्ख अभियान, फिर उसके बाद कांधार अभियान। तो शाहजहां के समय में मुगलों की दक्कन नीति और फिर मध्य एशिया की नीति, इन सभी से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज देखते हैं शाहजहां के दक्कन अभियान में अहमदनगर के साथ उसका जो संबंध है वह कैसा रहा, फिर बीजापुर और गोलकुंडा, क्योंकि मुगलों की जो दक्कन नीति है और मध्य एशिया की जो नीति है इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी को जानते रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं अहमदनगर। तो अहमदनगर में 1633 में शाहजहां ने अहमदनगर पर घेरा डाला और अहमदनगर पर कब्जा करने के इरादे से वहां के शासक हुसैन निजाम शाह तृतीय को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद अहमदनगर पर मुगलों का कब्जा हो गया पूरी तरीके से। तो यह 1633 है जब अहमदनगर पर मुगलों का कब्जा हुआ। तो अहमदनगर के निजाम उस समय जो थे हुसैन निजाम शाह तृतीय, उस समय अहमदनगर का निजाम था। तो वह पराजित हुआ और फिर उसे बंदी बना लिया गया और 1633 में ही पहली बार अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया गया। यह घटना है शाहजहां के समय। और अगर सोचें आप अहमदनगर के विषय में, तो अकबर ने अहमदनगर का अभियान लगभग 1600 या 1601 के आसपास किया था, लेकिन अहमदनगर को पूरी तरीके से मुग़ल साम्राज्य में उस समय नहीं मिलाया गया था, क्योंकि चांद बेबी से अकबर का एक समझौता हो गया था और अहमदनगर ने बरार मुग़लों को सौंप दिया था। तो उस समय तो अहमदनगर बच गया था, लेकिन शाहजहां के समय 1633 में अहमदनगर का पूरी तरीके से मुग़ल साम्राज्य में विलय हो गया। तो हुसैन निजाम शाह तृतीय को पराजित करने के बाद अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया और यह बात है 1633 की। और इसमें यही इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि 1633 में शाहजहां के समय अहमदनगर का विलय हुआ। बस इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा और गहराई से जानने में कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। तो आगे देखते हैं अब बीजापुर के साथ क्या हुआ। तो बीजापुर का शासक उस समय मोहम्मद आदिल शाह था, बीजापुर का शासक था। और बीजापुर के शासक जो आदिल शाही शासक हैं वह बीजापुर के हैं, गोलकुंडा के कुतुब शाही शासक हैं, अहमदनगर के निजाम शाही। तो इस तरह से दक्कन में आप देखेंगे तो कुल 5 शक्तियां हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। तो जो बहमनी साम्राज्य था उसी से टूटकर ये 5 शक्तियाँ बनी थी अलग अलग समय में। तो उसमें से अभी 3 के साथ हम देख रहे हैं मुग़लों के और ख़ास करके शाहजहां के समय क्या संबंध थे। तो उस समय बीजापुर का शासक मोहम्मद आदिल शाह था शाहजहां के समय। और फिर 1636 में जब शाहजहां ने बीजापुर पर काफ़ी दबाव डाला तो अंत में मोहम्मद आदिल शाह ने एक समझौते पर तैयार हुए। यह संधि हुई 1636 में। तो 1636 में 20 वर्षों की एक शांति संधि हुई और जिस पर मोहम्मद आदिल शाह तैयार हुआ। तो इस संधि की शर्तें देखें, इसमें क्या था। 1636 में ही बीजापुर और गोलकुंडा दोनों के साथ संधियां हुई, पर अलग अलग हुई और संधि की शर्तें भी कुछ अलग थी और थोड़ी बहुत उसमें समानता थी। तो उसको हम देखेंगे। मोहम्मद आदिल शाह के विषय में एक महत्वपूर्ण बात जो जानने वाली है कि बीजापुर का शासक मोहम्मद आदिल शाह वही शासक है जिसने बीजापुर का गोल गुंबज बनवाया था। जो मशहूर गोल गुंबज बीजापुर का है 1656 में, वह मोहम्मद आदिल शाह द्वारा ही बनवाया गया है। बीजापुर का गोल गुंबज, बीजापुर का यह गोल गुंबज जो है यह मोहम्मद आदिल शाह ही ने 1656 में बनवाया था। तो यह भी जानते रहें। फिर आगे बीजापुर के साथ उसकी संधि की शर्तों को देखें तो एक शर्त जो बीजापुर और गोलकुंडा में समान थी, वह शाहजहां ने यह कहा कि दोनों शासक बीजापुर को पहले देखते हैं। तो बीजापुर के शासक पर यह शर्त ला दी गई कि वह शाहजहां के नाम का खुतबा अपने खुतबे में पढ़वाएंगे। तो यह हुआ बीजापुर के साथ
कि पहले तो बीजापुर ने मुगल प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। बीजापुर ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उन्हें 20 लाख हुंड का हर्जाना भी देना पड़ा मुगल साम्राज्य को, यानी शाहजहां को। और शाहजहां ने यह कहा कि वह खुतबा मेरे नाम का पढ़वाएगा बीजापुर के शासक। तो यह शर्तें इसमें थी। और एक आखिरी शर्त जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह यह कि शाहजी भोंसले जो हैं, शाहजहां ने कहा कि शाहजी भोंसले जो शिवाजी के पिता भी हैं, वह उस समय बीजापुर के राजदरबार में थे, बीजापुर को सैनिक सहायता देते थे। उन्हीं के राज्य में एक सैन्य सहायता के बल पर सैनिक के रूप में, एक प्रमुख सैनिक के रूप में बीजापुर को सैन्य सहायता देते थे। तो शाहजहां ने कहा कि यदि जो बीजापुर के साथ हमारी शर्तें हैं यह शाहजी भोंसले भी अगर मानते हैं तो बीजापुर उन्हें अपने साथ रख सकता है, बशर्ते कि वह मुगलों के जो हमारा साम्राज्य है उसको दक्षिण में कहीं भी नियुक्त करे, पर मुगल से जो सीमा है उससे दूर और दक्षिण में कहीं भी। तो शाहजी भोंसले या शाहजी शिवाजी के पिताजी हैं और शाहजहां ने कहा कि इन्हें दक्षिण में कहीं भी नियुक्त करो, हमारी सीमा से दूर दक्षिण में उन्हें नियुक्त किया जाए। अगर शाहजी भोंसले हमारी संधि की शर्तों को जो बीजापुर से हुई है उसको मानते हैं तब। तो कुल मिलाकर यह 3 शर्तें थीं बीजापुर के साथ कि मुगल प्रभुत्व बीजापुर ने स्वीकार किया, 20 लाख हुंड का हर्जाना भी देना पड़ा बीजापुर को, और साथ में जो शाहजी भोंसले को दक्षिण में कहीं दूर नियुक्त किया जाए, और शाहजहां के नाम का खुतबा भी बीजापुर के शासक पढ़वाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 3 शर्तें थीं और यह संधि हुई 1636 में जो 20 वर्षों तक कायम रही। अब आगे देखें गोलकुंडा के साथ क्या हुआ। तो गोलकुंडा के साथ भी हमने बताया कि दोनों जो ये संधियां हैं 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा के साथ हुई, पर अलग अलग हुई, और यह 20 वर्षों तक यह शांति जो संधि हुई थी 1636 में, यह 1656 तक कायम रही। 1656 तक लगभग 20 वर्षों तक यह शांति संधि कायम रही। तो एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि मुगलों के साथ दक्कन की कौन सी संधि थी बीजापुर और गोलकुंडा के साथ, या फिर कब हुई थी जो 20 वर्षों तक चली, या फिर 20 वर्षों तक किसके साथ शांति संधि हुई थी और किस शासक से। तो वह शाहजहां था जो बीजापुर और गोलकुंडा के साथ हुई थी। तो गोलकुंडा के साथ भी वही हुआ कि मुगल अधिपति गोलकुंडा ने भी स्वीकार किया। और फिर आगे जो मंजेरा नदी है यह मुगलों और फिर गोलकुंडा के बीच की सीमा रेखा मानी गई। मंजेरा नदी को मुगलों और गोलकुंडा के बीच की सीमा रेखा बनाया गया। फिर और यह हुआ कि शाहजहां ने कहा कि अब गोलकुंडा के जो शासक हैं वह फारस के शाह का नाम अपने खुतबे में लेते थे, क्योंकि गोलकुंडा के शासक जो थे वह सिया मत को मानने वाले थे, फारस के शाह के प्रभाव में रहते थे और सिया धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित किया था। तो शाहजहां ने कहा कि गोलकुंडा के शासक को अब मेरा नाम खुतबे में पढ़ना होगा बजाय फारस के शाह के। तो फारस के शाह की जगह अब शाहजहां ने कहा कि अब गोलकुंडा के शासक भी मेरे नाम का खुतबा पढ़ेंगे। तो यह रहा कुल मिलाकर के शाहजहां की दक्कन अभियान की अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के साथ संबंध। तो इसमें यही सब चीज़ें थीं, आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि शाहजहां का जो बल्ख अभियान है। हाँ, तो अब हम शाहजहां के बल्ख अभियान की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बल्ख अभियान में क्या हुआ, फिर उसके बाद बल्ख या जो मध्य एशिया में बल्ख पड़ता था उस अभियान के क्या कारण थे जो इतिहासकारों द्वारा बताए गए हैं यूजीसी नेट के हिसाब से। तो यह बहुत ज़रूरी है, जो मुगलों की जो बल्ख अभियान या फिर मध्य एशिया की जो पीछे नीति है उसके पीछे कारण क्या थे, इससे पहले नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो बल्ख जो उस समय बल्ख पर नज़र मोहम्मद का शासन था, और इसके पहले नज़र मोहम्मद से पहले जहांगीर के समय इमाम कुली वहाँ का शासक था। और इतिहासकार बताते हैं कि इमाम कुली की जो माता थी उनसे जहांगीर का पत्र व्यवहार भी हुआ था और उनसे जहांगीर के संबंध अच्छे थे। लेकिन शाहजहां के समय अब शाहजहां ने मध्य एशिया में बल्ख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपना अभियान शुरू किया। तो यह शुरू हुआ 1646 में। सबसे पहले शाहजहां ने भेजा मुराद को। तो बल्ख का जो शासक है वह नज़र मोहम्मद है, और इसके पहले हमने बताया कि इमाम कुली जहांगीर के समय वहाँ का शासक था।
तो 1646 में बल्ख का अभियान शुरू हुआ मुराद के नेतृत्व में। तो मुराद को पहले बल्ख भेजा गया और मुराद ने बल्ख की विजय भी की, लेकिन कुछ ही समय तक वह बल्ख रहा। फिर उसके बाद उसका वहाँ मन नहीं लग रहा था और उसके बाद वह वापस आना चाहता था, जबकि शाहजहां ने उसे मना किया कि वह वापस ना आए, लेकिन फिर वह वापस चला आया तो पुनः बल्ख हाथ से निकल गया। तो फिर अब पुनः दूसरे अभियान के लिए औरंगजेब को भेजा गया और साथ में वजीर सादुल्ला खां को। तो 1646 में जब मुराद ने बल्ख को जीता था फिर गंवा दिया, तो फिर दोबारा वजीर सादुल्ला खां को भेजा गया और उसके साथ में औरंगजेब को, और पुनः बल्ख की विजय की गई। अब इसमें देखें तो जो वजीर सादुल्ला खां है, इससे यह महत्वपूर्ण एक व्यक्ति है। शाहजहां के समय में भी वजीर था बाद में, और फिर औरंगजेब के समय तक पूरे शासनकाल में सादुल्ला खां ही वजीर रहा और यह औरंगजेब का बहुत विश्वास पात्र था। यदि आपको याद हो तो औरंगजेब ने अपने अंतिम वसीयतनामे में लिखा था, या अपने पुत्रों को सलाह देते हुए उसने कहा था कि वजीर सादुल्ला खां से अच्छा वजीर ना हुआ है ना आगे कभी होगा, तो वजीर का पद उसी के पास रहने दिया जाए। ऐसा औरंगजेब ने अपने अंतिम वसीयतनामे में कहा था, अपने पुत्रों को समझाते हुए और सादुल्ला खां की ईमानदारी, उसकी जो कर्तव्यनिष्ठा है उसको दिखाते हुए। तो औरंगजेब के समय भी उसका सबसे योग्यतम वजीर सादुल्ला खां भी था। सादुल्ला खां ही था, यह पहले भी पूछा गया है। तो ये था। तो सादुल्ला खां और औरंगजेब जब पुनः बल्ख को जीतते हैं, तो औरंगजेब के द्वारा जीतने के बाद भी कुछ समय तक बल्ख की जो परिस्थितियाँ थीं और साथ में उज़्बेकों का जो लगातार जो उज़्बेकों के आतंक थे, उस वजह से औरंगजेब बहुत परेशान हो गया था। तो औरंगजेब भी अब बल्ख को छोड़ करके आना चाहता था। और उधर एक ही साल बाद 1647 में नज़र मोहम्मद भी मजबूर होकर आत्मसमर्पण कर देता है। तो नज़र मोहम्मद के आत्मसमर्पण कर देने के बाद और बल्ख की प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए औरंगजेब को भी वहां रुकना अच्छा नहीं लगा और फिर नज़र मोहम्मद को बल्ख का कार्यभार सौंप करके शाहजहां की आज्ञा से औरंगजेब और सादुल्ला खां दोनों वापस लौट आए। तो इस तरह से बल्ख पर जो नियंत्रण पूरा शाहजहां रखना चाहता था वह हो नहीं सका और बल्ख पुनः नज़र मोहम्मद को सौंप दिया गया। तो 1647 में नज़र मोहम्मद ने जब आत्मसमर्पण किया तो और साथ में परिस्थितियां जैसे बताया कि प्रतिकूल थी ही, तो नज़र मोहम्मद को ही बल्ख का कार्यभार सौंप करके जो मुग़ल सेना थी औरंगजेब और साथ में सादुल्ला खां यह वापस चले आए। तो इस तरह से बल्ख का कोई परिणाम नहीं निकला। और जबकि इस अभियान में शाहजहां के लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च हुए मुग़ल राजकोष से, लेकिन इसका कोई परिणाम निकल नहीं सका और आखिरकार बल्ख पर भी जो एक अस्थायी नियंत्रण शाहजहां चाहता था वह हो नहीं सका। तो अब इसमें देखते हैं कि जो यह मध्य एशिया का अभियान था यानी बल्ख अभियान, इसके पीछे कारण क्या थे। इससे पहले नेट में क्वेश्चन पूछा गया है इसके कारणों से कि मुग़लों की मध्य एशिया की जो नीति थी, और शाहजहां को देखें तो शाहजहां ने ही सबसे पहले हिंदकुश पार का यह अभियान शुरू किया। इसके पहले जहांगीर और अकबर के मन में भी बताते हैं कि यह इच्छा थी कि ये अपने पैतृक राज्य को प्राप्त किया जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई या कोई खास प्रयत्न नहीं किया गया। लेकिन शाहजहां ने वह प्रयत्न किया पर उसमें विफल रहा। तो इसके कारणों को देखें तो 2-3 इतिहासकार हैं जिनकी राय इसके मध्य एशिया के अभियानों के पीछे क्या कारण थे वह बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कहना है कि शाहजहां द्वारा अपने पूर्वजों के वतन पर अधिकार करना या अधिकार करने की जो इच्छा थी, इस वजह से मुग़लों ने मध्य एशिया का अभियान किया, ऐसा कहना है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का। उसके बाद लाहौरी अब्दुल हमीद लाहौरी है जिसने पादशाहनामा लिखा था शाहजहां के समय। तो यह कहता है कि यह मुग़लों के पूर्वजों का घर था, यानी कि तैमूर वहाँ मध्य एशिया में कभी वहाँ कब्जा रहा था। यह मुग़लों का या शाहजहां का पुश्तैनी राज्य था। तो पूर्वजों का घर पुश्तैनी राज्य इनका था, इस वजह से मुग़लों ने मध्य एशिया का अभियान किया। और फिर अंत में सतीश चंद बताते हैं जो सबसे कारगर और तार्किक कारण माना जाता है। उनका कहना है कि शाहजहां वास्तव में अपने जो पैतृक भूमि है या फिर उसका जो उसके पहले उसके पूर्वजों का बाबर और फिर तैमूर का जो उसका घर था उस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण या फिर उस पर कब्जा करना शाहजहां का इरादा नहीं था।
वह तो बस मध्य एशिया में कोई ऐसा मित्र शासक चाहता था जो उसका सहयोगी बनकर रहे और ज़रूरत पड़ने पर फारसियों से कभी किसी मामले में वह उसकी मदद कर सके। तो इसी वजह से यह कहना है सतीश चंद्र का कि शाहजहां द्वारा बल्ख और बुखारा में एक मित्र शासक की चाहत थी। ऐसा सतीश चंद्र बताते हैं कि वह चाहता था कि कोई ऐसा शासक मध्य एशिया में रहे जो फारसियों के खिलाफ कभी ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद कर सके या फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी अन्य दूसरे राज्यों से झड़प में वह उसकी सहायता कर सके। तो ऐसा कहना है सतीश चंद्र का, जो सबसे कारगर और तार्किक कारण माना जाता है। तो बाकी हमने यह भी बताया कि कैसा आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कहना है कि वह पैतृक आवास या फिर मुगलों का, उनके पूर्वजों का घर तो था ही, कभी उन पर कब्जा रहा था, लेकिन कोई ठोस प्रयास किसी शासक ने नहीं किया। तो एक बाबर को छोड़ दें तो बताते हैं कि बाबर ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मध्य एशिया पर कब्जा करने के कुछ कारगर प्रयत्न किए थे। उसके बाद के शासकों के मन में इच्छा जरूर थी। अकबर भी चाहता था, जहांगीर भी चाहता था और शाहजहां, तीनों चाहते थे कि अपने पैतृक जो उनकी भूमि है उस पर कब्जा किया जाए, पर उनके मन में ही यह लालसा थी, पर कुछ उस अभिलाषा को कभी गंभीर रूप उन्होंने नहीं दिया। तो यही सब कारण थे मुगलों की मध्य एशिया की नीति के। अब हम देखते हैं शाहजहां का कांधार अभियान। उसमें जो उसके 3 अभियान हैं, कुछ ज़रूरी बातें वही बची हैं, उसको देख लेते हैं, फिर ये हो जाएगा। तो अब हम कांधार अभियान की बात करते हैं। कांधार अभियान शुरू हुआ 1649 में। तो कांधार के खिलाफ कुल 3 अभियान किए गए थे। तो कांधार अभियान पर हम आए तो उसके पहले 2-3 चीज़ें और रह गई थी जो मैं बताना मैं भूल गया था। 1636 में जब शाहजहां ने अहमदनगर का अभियान किया था, उसी समय औरंगजेब को दक्कन में पहली सूबेदारी मिली थी। एक यह घटना। दूसरी, 1636 के बाद 1638 में शाहजहां के मुगल सेना से और अहोमों से एक संघर्ष हुआ था पूर्वोत्तर में, यानी कि मुगल सेना और साथ में अहोमों के बीच 1638 में एक संधि हुई थी, जिसके तहत मुगलों और साथ में अहोमों के बीच जो बर नदी है उसको सीमा रेखा माना गया था। तो यही 2 घटनाएं थी जिसको हमने नहीं बताया था। बाकी आप अहोमों के साथ देखेंगे मुगलों की जो संधि है यह काफ़ी लंबे समय तक चली। फिर बाद में औरंगजेब के समय अहोमों ने मुगलों को बहुत कड़ी टक्कर दी, और वही बाद में हम जब औरंगजेब पर आएंगे तब उस पर बात करेंगे कि वह बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए कि कैसे अहोमों ने मुगलों को वहाँ से खदेड़ दिया पूर्वोत्तर में। तो अभी 1638 में शाहजहां के साथ जो एक संधि हुई थी और बर नदी उनके बीच की सीमा रेखा मानी गई थी, यही घटनाएं थी। और साथ में 1636 में औरंगजेब की दक्कन में पहली सूबेदारी। तो ये सब घटनाएं थी जो हमने नहीं बताई थी। तो कांधार जो है, इस पर सबसे पहला कब्जा अकबर ने किया था अपने शासनकाल में। तो अकबर ने सर्वप्रथम कांधार जीता था। तो अकबर ने कांधार को सबसे पहले मुगल साम्राज्य में मिलाया था। उसकी डेट मुझे नहीं याद है कि कब ऐसा हुआ था। फिर जब जहांगीर के समय 1622 में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया, तो यह समय था 1622 जब शाह अब्बास प्रथम ने कांधार का घेरा डाला था। हमने बताया था कि कैसे कांधार के लिए जब शाह अब्बास ने घेरा डाला तो शाहजहां को जहांगीर भेज रहा था। जहांगीर शाहजहां को कांधार के लिए भेज रहा था कि वह जाए, इस अभियान का नेतृत्व करे, लेकिन फिर बताया कि कैसे शाहजहां ने इस अभियान से जाने से मना कर दिया और आखिरकार कांधार हाथ से निकल गया। तो जहांगीर के समय 1622 से ही कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया था, जिस पर अब अकबर ने कभी कब्जा किया था। तो अब 1649 में आकर के शाहजहां ने कांधार को पुनः जीतने के प्रयास शुरू किया, और पहला अभियान 1649 में उसने शुरू किया, जो भेजा औरंगजेब और दूसरा वजीर सादुल्ला खां को। तो 1649 में कांधार के लिए शाहजहां पहला अभियान शुरू करता है। इसमें उसका बेटा औरंगजेब जो सबसे अच्छा सेनापति था, और फिर सादुल्ला खां 1649 में, यह दोनों लोग जाते हैं। अब कांधार पर 1649 का अभियान शुरू हो, इससे पहले ही कांधार पर फारसियों का पुनः कब्जा हो गया। तो 1622 में फारसियों ने
कांधार को जीत लिया था, लेकिन कुछ समय बाद कांधार हाथ से उनके निकल गया था। लेकिन 1649 में जब मुग़ल सेना कांधार को जीतने जा रही थी, उसी समय फारसियों ने शाह अब्बास जो द्वितीय है उसने कांधार को अपने कब्जे में ले लिया। तो अब कांधार को जीतने के लिए मुग़लों को लड़ना था फारसियों से, शाह अब्बास द्वितीय से। तो 1649 में औरंगजेब और प्रधानमंत्री जो वजीर है सादुल्ला खां, यह गए तो, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और आखिर मुग़ल सेना पराजित हुई। तो 1649 के बाद 1652 में दूसरा मुग़ल अभियान कांधार जीतने के लिए गया। फिर वही सेनापति औरंगजेब और फिर सादुल्ला खां 1652 में भी यही दोनों लोग गए। तो 1652 में भी औरंगजेब और सादुल्ला खां कांधार अभियान का नेतृत्व करते हैं, लेकिन फिर यह पराजित हो जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता, आखिर दोनों अभियान विफल हो जाते हैं। फिर उसके एक साल बाद 1653 में दारा शिकोह जो है वह कहता है कि अब मैं कांधार अभियान का नेतृत्व करूंगा, और उसका कहना था कि वह 7 दिनों में ही कांधार को जीत लाएगा, ऐसा दारा शिकोह का कहना था। तो आखिरकार दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल का खिताब दिया गया और उसका मनसब भी बढ़ा दिया गया। तो शाहजहां ने 1653 में कांधार जीतने के लिए दारा शिकोह को भेजा। दारा शिकोह बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, उसे लगा कि वह बहुत आसानी से कांधार को जीत लेगा और फारसियों को हरा देगा। तो 1653 में दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल दिया कि खिताबी जो खिताब है यह शाहजहां ने दिया, और साथ में जो दारा का मनसब है वह भी बढ़ा दिया। लेकिन दारा शिकोह भी कुछ कर नहीं सका और वह पराजित हुआ। आखिरकार यह पूरा अभियान कांधार अभियान के तीनों सब विफल हो गए, और इसमें मुग़लों को, शाहजहां को भी राजकोष से बहुत हानि उठानी पड़ी। तो तीनों अभियान विफल हो गए, और इतिहासकार बताते हैं कि इस अभियान में मुग़ल राजकोष के लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और उधर बल्ख में भी लगभग 4 करोड़ रुपए शाहजहां ने खर्चे किए थे। तो और 5000 मुग़ल सैनिक भी इस अभियान में मारे गए। लगभग 5000 मुग़ल सैनिक मारे गए। तो इस मध्य एशिया के अभियान से, बल्ख और कांधार के अभियान से शाहजहां को कुछ हाथ नहीं लगा, उल्टा राजकोष पर ही बहुत असर पड़ा। उसने अपने सैनिकों को भी खोया और इतना राजकोष से इतना पैसा भी गया। तो कुल मिलाकर के शाहजहां का कांधार अभियान और कांधार को जीतने का जो उसकी इच्छा थी वह विफल हो गई, उसे कुछ हाथ नहीं लगा। तो आज की वीडियो में यही सब चीज़ें थी कि कैसे शाहजहां के दक्कन नीति थी अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के साथ। फिर उसके बाद दक्कन में कैसे उसने बल्ख का अभियान 1646 में शुरू किया। फिर कांधार को जीतने के 3 अभियान उसने किए, तीनों विफल रहे। तो ये सब घटनाएं थी। अब आगे हम देखेंगे जो शाहजहां के विषय में बचा है। तो शाहजहां के विषय में अब उसमें उसकी धार्मिक नीति है, जिसको हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में। और उसके बाद शाहजहां की धार्मिक नीति के बाद फिर उसका अंतिम समय, उसका उत्तराधिकार का युद्ध, जो सबसे अधिक पूछा जाने वाला है और सबसे अधिक चर्चित भी है। उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष है, उसमें लड़ी गई जो लड़ाइयाँ हैं, उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आने वाली वीडियो में हम वही सब देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ इसे शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।